नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम आपको आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम बिगनिंग से लेकर के एंड तक की सारी चीजें आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर कर देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल 2022 इसमें विनिंग टीम को जो अमाउंट मिलने वाला है वो होने वाला है 20 करोड़, जो कि एक आम आदमी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राइज होता है। बट दोस्तों एक आईपीएल टीम के लिए ये शायद उतना बड़ा प्राइज नहीं होता है जितना कि एक आम आदमी के लिए। जरा सोचकर देखिए दोस्तों, पिछले सीजन की सबसे कम ब्रांड वैल्यू वाली टीम राजस्थान रॉयल्स, जिसकी खुद की कीमत 250 करोड़ से भी ज्यादा है, और दोस्तों आईपीएल की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी ब्रांड वैल्यू अराउंड अराउंड 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विनिंग प्राइस है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम वो है अंदर है, मतलब असली पैसों का खेल जो है वो अंदर चल रहा है, पीछे चल रहा है। और टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा आइस का गोला जिसका एक टिप दिख रही है, मतलब जो प्रॉब्लम है ये जनरली बहुत बड़ी है, बट आप लोगों को ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो दिख रहा है, और जबकि बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। एंड रिसेंटली तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स जो कि एक $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, $1 बिलियन की नेटवर्थ वाली कंपनी बन चुकी है। इसका मतलब ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द फर्स्ट टीम है जिसने यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त किया है। एंड जनरली दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसने $1 बिलियन की जो नेटवर्थ है वो अचीव कर ली हो, मतलब एक साल में $1 बिलियन का उसका टर्नओवर हो। तो रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की पहली ऐसी टीम बन चुकी है जो कि $1 बिलियन की नेटवर्थ रीच कर चुकी है। इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स वन ऑफ द कंपनी है जिसने यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त किया, और इसमें एम एस धोनी का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल हाथ है। पता नहीं दोस्तों आप लोगों को याद है या फिर नहीं, बट आईपीएल के जस्ट पहले 2007 के अराउंड में आईसीएल शुरू हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रिकेट लीग, जिसको मेनली एक कंपनी ओन करती थी, जो प्राइवेट कंपनी थी, जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। यही कंपनी जी न्यूज़ या फिर जी टीवी जैसे चैनल्स को भी ऑन करती है, तो आप लोग बाकायदा उसको उससे परिचित ही होंगे। इसमें दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्ट आईपीएल वाला ही था कि अलग अलग शहरों से कुछ टीम्स होंगी और कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको ऑक्शन किया जाएगा, और टीम्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगी प्लेयर्स को ऑक्शन करके। और फिर दोस्तों ये वाली टीम आपस में इन गेम्स खेलेंगे, और उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल्स होंगे, और जो टीम जीतेगी उसको प्राइज दिया जाएगा। बट दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि आईसीएल जैसे टूर्नामेंट को ना तो अपने यहाँ की बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया, और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। और दोस्तों इस वाले आईसीएल में भाग लेने के लिए काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो उत्साहित दिखे। तो इसको रोकने के लिए बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया कि वो इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएगा जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि दोस्तों इस सब चीज़ों को बैन करने के पीछे ये कारण था, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि इस टाइप का कोई सा भी टूर्नामेंट उनके सामने खड़ा हो। फिर दोस्तों 2007 में स्टार्टिंग होती है आईपीएल की। इस समय पे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी। उनसे ये पूछा गया कि आपने क्या ये आईसीएल से इंस्पिरेशन लिए, तो उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने आईसीएल से बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं लिया। उनके दिमाग में ये आइडिया जो आईपीएल का है वो पहले से ही चल रहा था। इससे पहले दोस्तों ये वाला आइडिया इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि यूरोप में खेला जाता है, ये काफ़ी फेमस है, और जो कि फुटबॉल की एक लीग है। और इसके अलावा ये आइडिया एनबीए जो कि अमेरिका में होता है, ये एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट से, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये आइडिया मोस्ट प्रोबेबली वहीं से लिया गया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लीग्स हैं। तो ऐसे करते करते दोस्तों 2009 में जो आईसीएल है, आईसीएल का फाइनल खेला गया, और उसके बाद 2009 में जाकर के आईसीएल खत्म हो गया। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आईसीएल चल जाता तो दोस्तों आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स का जन्म नहीं हुआ होता, और बीसीसीआई जो कि गवर्निंग बॉडी है आईपीएल की, जो इतनी ज़्यादा फेमस है, ये इतनी ज़्यादा फेमस ना हो करके यहाँ पर आईसीएल की जो गवर्निंग बॉडी है वो रहती जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, जो कि आज बहुत ज़्यादा फेमस होती। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो भी एक प्राइवेट एंटिटी है, बट इसको जो है वो आईसीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से इंडिया में इसे इंडियन क्रिकेट के लिए एक वन ऑफ द सिंगल एंटिटी माना जाता है, जिसे किसी भी टूर्नामेंट को इनसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी।
तो अगर आईसीसी इसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है तो बीसीसीआई एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी नहीं कहलाई जाएगी इंडियन क्रिकेट के लिए। हालांकि इंडियन क्रिकेट को लेकर के बीसीसीआई और गवर्नमेंट के बीच में कई इशूज होते रहते हैं, हालांकि ये दूसरी बात है, इनके बारे में कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए तो बीसीसीआई ही एकमात्र गवर्निंग बॉडी है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी बना रही है अभी के लिए इंडियन क्रिकेट को। तो दोस्तों अब ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब दोस्तों अपन समझते हैं कि ये कोर बिजनेस मॉडल क्या है आईपीएल में अर्निंग का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीच में आईपीएल है, यहाँ पर अगल बगल आपको यहाँ पर एनालिटिक्स दिखाए गए हैं। तो एक तो होते हैं ब्रॉडकास्टर्स, जहाँ पर आप जिन चैनल्स पे देख रहे होते हैं, जैसे हॉटस्टार या फिर सोनी मैक्स पर काफ़ी सालों तक चला। तो ये तो होते हैं ब्रॉडकास्टर, यहाँ से काफ़ी सारा पैसा आता है आईपीएल के पास में, बीसीसीआई के पास में। एंड इसके अलावा होती हैं फ्रेंचाइजीज, जो कि होती हैं टीम्स, काफ़ी सारी टीम्स होती हैं, इनके थ्रू भी पैसा अर्न होता है। और दूसरे होते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स या फिर स्पॉन्सर्स, जो कि आप कह सकते हैं एडिशनल स्पॉन्सर्स, जो कि होते हैं जैसे टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, ये भी जो बीसीसीआई को हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं अब इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ कि यहाँ से एग्जैक्टली पैसा जनरेट कैसे होता है। दोस्तों इसके अलावा जो मेन गवर्निंग कमेटी है बीसीसीआई, इसको दोस्तों कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो ये टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे टाइटल स्पॉन्सर्स के अलावा एक एडिशनल स्पॉन्सर्स भी होते हैं। जनरली आप नाम सुनते होंगे, पहले आप लोग सुनते रहे होंगे 2008 से डीएलएफ आईपीएल, फिर उसके बाद आया पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल, और वीवो आईपीएल ने हालांकि 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी उस टाइम पे विड्रॉ कर लिया था। तो उस टाइम पे आ गया था ड्रीम 11 आईपीएल, और रिसेंटली आ गया है टाटा आईपीएल। तो बताते हैं कि ये कितना पैसा देते हैं गवर्नमेंट कमेटी, मतलब कि बीसीसीआई को। तो दोस्तों जो कि सबसे पहले आया हुआ था डीएलएफ आईपीएल, तो ये पर ईयर 40 करोड़ देता था। उसके बाद जब आया अपना पेप्सी आईपीएल, तो पेप्सी अराउंड 80 करोड़ दिया करता था बीसीसीआई को पर ईयर के लिए। और उसके बाद आया अपना वीवो आईपीएल, तो वीवो आईपीएल अब आपको कितना कितना दे रहा है बीसीसीआई को। तो वीवो आईपीएल पहले तो उसने 2016-17 में दिए 100 करोड़ पर ईयर। फिर उसके बाद 2018 से 19 में उसने दिए 440 करोड़ पर ईयर। फिर उसके बाद टेंशन आ गई थी, तो ड्रीम 11 आया। उसके बाद जब टेंशन आई तो ड्रीम 11 आया, तो ड्रीम 11 ने 220 करोड़ के अराउंड बीसीसीआई को दिया पर ईयर का। और फिर उसके बाद 2021 में फिर से आ गया वीवो आईपीएल, और इसने 440 करोड़ दिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चाइनीज कंपनी कितना ज़्यादा रेवेन्यू देती है बीसीसीआई को। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो चाइनीज़ कंपनी ही हैं ये टाइटल स्पॉन्सर्स बन के आ जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए रिसेंटली देख सकते हैं टाटा ने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप का दर्जा ले लिया है, और टाटा ने अराउंड अराउंड 330 करोड़ से के अराउंड जो हैं वो बीसीसीआई को पे किए हैं एज अ टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप के थ्रू बीसीसीआई को कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल स्पॉन्सरशिप भी होते हैं, और भी बहुत सारी स्पॉन्सरशिप तो होती हैं, जो कि मैं आपको डिटेल से बताता चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ ही सकते हैं कि जब भी आईपीएल होता है तो टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए ये कंपनी जो है वो चाइनीज़ कंपनी के पीछे इतना ज़्यादा क्यों भागती हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए तो देखा जाए तो टाटा जिन्होंने 330 करोड़ दिए हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल भी टाइटल स्पॉन्सर बन के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 साल का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो 2023 में भी यही टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे। बट इसके अलावा फिर देखते हैं 2024 में शायद फिर से कोई चाइनीज़ कंपनी आकर के टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लेती है। क्या क्या बताया जा सकता है इसके बारे में, अभी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। और दोस्तों ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप का पैसा जो बीसीसीआई को मिलने लग रहा है, इसका 50% पैसा तो बीसीसीआई खुद के पास रखता है, और 50% पैसा जो है वो फ्रेंचाइजीज के पास में पास ऑन कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों और आईपीएल में बीसीसीआई को और पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं दोस्तों ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के थ्रू। तो जो ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं आईपीएल के, वो होते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये है आपका सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो टाइम आउट जितनी भी बार होगा तो वहाँ पर ये बोला जाएगा कि सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इसके लिए सीएट टायर्स ने आईपीएल को दिए 30 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने एक और ऑफिशियल पार्टनर के बारे में सुना होगा, जो कि है जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, क्रेड पावर प्ले। तो क्रेड भी एक प्रकार का ऑफिशियल पार्टनर ही है आईपीएल का। इन्होंने भी काफ़ी हद तक काफ़ी सारा पैसा दिया हुआ है आईपीएल को, कि जितनी भी बार पावर प्ले का मेंशन किया जाएगा तो वहाँ पर बोलेंगे ये कि क्रेड पावर प्ले
चलने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच, इसमें आप लोगों ने कई सारे प्लेयर्स को देखा भी होगा कि पर मैच में 1 लाख रुपीज तक का प्राइज मनी मिलता है। तो ड्रीम 11 एक प्रकार से इनका ये जो होता है ऑफिशियल पार्टनर्स, तो ड्रीम 11 इसके लिए भी आईपीएल को काफ़ी सारे पैसे देता है, और हालांकि पर मैच में 1 लाख रुपए प्राइज मनी देता है वो अलग से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं। तो ये ऑफिशियल पार्टनर्स के थ्रू ड्रीम आईपीएल जो है वो या फिर बीसीसीआई जो है वो 210 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये जरिया हो गया कि टाइटल स्पॉन्सर से या फिर ऑफिशियल पार्टनर्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है बीसीसीआई। और दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो मिलता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच कर टीवी चैनल्स को। तो ये जो तरीका है ये और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है आईपीएल के लिए या फिर बीसीसीआई के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहले था आप लोगों ने देखा होगा कि सोनी मैक्स, यहाँ पर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता था आईपीएल 2008 से लेकर के 2017 तक के जो राइट्स हैं वो सेट सोनी मैक्स ने खरीदे, जहाँ पर सोनी मैक्स ने जो है वो 10 साल के लिए 8,200 करोड़ रुपए में डील फाइनल कर ली थी, जो कि मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, और पर ईयर मतलब आपको अराउंड 800 करोड़ जो है वो सोनी मैक्स देता था आईपीएल को या फिर बीसीसीआई को अपने यहाँ पर अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए। दोस्तों फिर इसके बाद 2017 के बाद 2018 से आता है स्टार स्पोर्ट्स, जिन्होंने ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है ये बीसीसीआई से परचेस कर ली, और इसके लिए इन्होंने डील करी है 16,000 करोड़ में 5 साल के लिए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है यहाँ पर ईयर में। ये आप लोग देख सकते हैं कि स्टार स्पोर्ट जो है वो अपने चैनल पे ही जो आईपीएल ब्रॉडकास्ट हो सके इसके लिए 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ आईपीएल मैच दिखाने के लिए ही ये जो बीसीसीआई है इनको पे कर रहे हैं। इनका भी कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होगा, किसी ना किसी नज़रिए से ये भी पैसा कमाना चाह रहे होंगे, तभी तो ये इतने पैसे जो हैं वो बीसीसीआई को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ये सिर्फ अपना पैसा बचा ही नहीं रहे होते हैं, और सिर्फ आईपीएल को अपने चैनल पे शो ही नहीं कर रहे होते हैं, ये भी बहुत सारा पैसा जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स का भी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन्होंने अपने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए ये जो चैनल है यहाँ पर लगते हैं 14 करोड़ के अराउंड 14 लाख के अराउंड पैसे। तो मतलब हर बार जब भी 10 सेकंड का ऐड जब ब्रॉडकास्ट किया जाएगा चैनल पे तो यहाँ पर 14 लाख रुपए पे कर रही होंगी वो कंपनीज जो अपना ऐड चलवाना चाह रही हैं इनके चैनल पे, जिस समय पे ये जो आईपीएल है वो चल रहा है उसके बीच में जो 10 सेकंड का ऐड आता है तो वहाँ पर 14 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो आप इस तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो इन ब्रॉडकास्टर्स के पास आ रहा होता है आईपीएल के दौरान। तो यहाँ पर दोस्तों आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स जितना पैसा खर्च कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने में बीसीसीआई से आईपीएल के, और तो उससे ज़्यादा पैसा ही उन्हें बाकी एडवर्टाइजर्स से मिल जाता है या फिर वो अर्न कर लेते हैं आईपीएल के दौरान ही। उन आईपीएल के जो बीच में एड्स आते हैं उन वहाँ पर एड्स चलवा करके। तो यहाँ से आप लोग एस्टिमेटली या फिर काउंट भी कर सकते हैं, आप लोग अगर काउंट करना चाहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कितना पैसा जनरेट कर लेता है स्टार स्पोर्ट भी आईपीएल के दौरान ही। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच करके बीसीसीआई को जितना पैसा मिलता है ना, कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट को मीडिया राइट बेच करके बीसीसीआई को मिले जैसे अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस। तो ये आधा पैसा तो बीसीसीआई खुद रखता है अपने पास में, और इसका आधा पैसा जो है ये पास ऑन कर देते हैं फ्रेंचाइजीज के पास में, तो वो अपने हिसाब से इस पैसे को यूज़ कर लेते हैं या फिर आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजीज के पर्सपेक्टिव से क्या कैसा पैसा वो लोग अर्न कर पाते हैं। तो दोस्तों एक जनरली जो फ्रेंचाइजीज होती हैं ये जो प्लेयर्स को बाई करते हैं तो इन्हें इनकी सैलरीज देनी होती हैं, इनके फिटनेस का ध्यान रखना होता है, इनकी प्रैक्टिस करानी होती है। तो जनरली काफ़ी सारा पैसा जो है वो एक फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर्स पे खर्च करती हैं। इनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के खर्चा होता है, या इनके होटल्स को बुकिंग करना है, इनका पूरा कंप्लीटेड 2 मंथ का मेंटेनेंस करना। तो कम्प्लीटली एक जो एवरेज होता है तो एक फ्रेंचाइजीज जनरली एक बार में 200 करोड़ रुपए के अराउंड जो है वो पैसा खर्च कर रही होती हैं अपने प्लेयर्स पे।
तो दोस्तों जनरली ऐसा तो होता नहीं है कि फ्रेंचाइजी जो हैं या फिर टीम ओनर्स जो हैं वो अपने पैसों से ही ये सारा खर्चा उठा रहे होते हैं। और जनरली दोस्तों ये जो फ्रेंचाइजीज होती हैं इनके जनरली मालिक या फिर फाउंडर्स जो होते हैं वो जनरली या तो फिर प्राइवेट कोई प्लेयर्स होते हैं या फिर कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं या कोई प्राइवेट कंपनियां होती हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ को जानते भी होंगे, जैसे KKR के जो ओनर हैं वो हैं शाहरुख खान, या फिर प्रीति जिंटा को आप देख सकते हैं KXIP की जो ओनर है, या फिर नीता अंबानी को भी देख सकते हैं, मुंबई इंडियंस के मालिक। तो इस तरीके के हैं। हालांकि इनके पास पैसा अगर होगा भी तो भी ये अपने पैसे से तो उन लोगों का जो खर्चा है वो करेंगे नहीं 200 करोड़ रुपीज तक का। और दोस्तों मेन थिंग तो ये होती है कि फ्रेंचाइजीज ने भी टीम परचेस कर रखी है या फिर टीम को ओन करते हैं, उनके पीछे भी एक रीज़न यही है, बिजनेस मॉडल ही है, क्योंकि उनको भी पैसा अर्न करने का होता है। तो इस वजह से उन्होंने टीम्स परचेस कर रखी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से अर्न करना चाह रहे होते हैं। तो जनरली दोस्तों ये 200 करोड़ रुपीज़ के आसपास का तो वो खर्च ही करते हैं, तो उन्हें इससे ज़्यादा पैसा जनरेट करना पड़ता है। तो इसका सबसे एक मेन रीज़न तो ये होता है, ये या फिर मेन सोर्स तो ये होता है कि इनको जो BCCI को पैसे मिल रहे हैं टाइटल स्पॉन्सर्स से या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट से, तो वो आधा पैसा पास ऑन किया जाता है टीम्स को। तो वहाँ से भी जो ये ओनर्स होते हैं तो उनको काफ़ी सारा पैसा वहाँ से भी जनरेट हो जाता है। बट वो एक छोटा सा क्रंच होता है। इसका मेन क्रंच तो जो है वो ये लोग भी, ये जो टीम के ओनर्स हैं जनरली ये भी ये जो जनरली ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उन्हीं से पैसा जनरेट करते हैं अपने लिए। जनरली दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो टीम्स होती हैं इनके पास शर्ट पैंट और कैप होती है। तो जनरली इनके पास एवरेजली देखा जाए तो 10 एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ये आप लोगों ने इतने सारे प्लेयर्स को देखा होगा, जैसे धोनी है या फिर धोनी की शर्ट पे आप लोगों ने देखा होगा एयरसेल। जनरली जो जर्सीज होती है ना, यहाँ पर आप लोगों को 6 के आसपास एडवर्टाइजर्स मिल जाएंगे, और ये जो पैंट होते हैं वहाँ पर 2 एडवर्टाइजमेंट होते हैं और कैप पर भी 2 एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जैसे दोस्तों ये नई टीम है, यहाँ पर ये लखनऊ सुपर जायंट्स की शर्ट है, यहाँ पर मैन में लिखा हुआ है माई 11 सर्कल, तो ये इनका मैन पार्टनर होगा। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो टीम्स के मालिक हैं इन लोगों को ये जो टिकट्स होते हैं मैच जब जिन ग्राउंड्स पे होता है तो उसके थ्रू जो टिकट्स के थ्रू टिकट्स बेच करके जो पैसा जनरेट किया जाता है वो भी दोनों ही टीम्स को पास ऑन कर दिया जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन रीजंस होते हैं या फिर मेन सोर्स होते हैं कि टीम्स कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। यहाँ पर आप धोनी को भी देख पा रहे होंगे, पैंट पर SNJ का ऐड है ना। और ये ये राजस्थान का प्लेयर है, आप लोग जानते भी होंगे इनको बहुत ही बेहतर तरीके से। ये कैंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो कैंट का ऐड कर रहे हैं और पैंट पर रॉगनल लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से ये जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, प्राइवेट एडवर्टाइजर्स होते हैं, ये भी इनको पैसे दे रहे होते हैं। ये जो मैन फोर्स है, मैन फोर्स कॉन्डोम का ऐड दे रहे हैं ये। तो कैन ये जो सनराइजर्स हैदराबाद की पेट पर है तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों मतलब ये जो सारी टीम्स होती हैं तो इनके पास एडवर्टाइजर्स आते हैं, तो ये इनके साथ में डील्स होती है और ये वहाँ से उनके प्रोडक्ट का जो है वैल्यू बढ़ती है और ये ऐड करते हैं तो इनको पैसा मिलता है। और दोस्तों जो मैंने ये टिकट्स बेच करके जो पैसा आता है ना, ये जनरली जो 80% पैसा होता है ये होम टीम जो होती है, जैसे वानखेड़े में मैच हो रहा है तो मुंबई टीम के पास 80% पैसा आएगा जो कि टिकट बेच करके जो कमाया गया है। तो 80% पैसा मुंबई इंडियंस टीम के पास आ जाता है और 20% जो पैसा है वो चला जाता है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास में, जो 20% बचा हुआ पैसा है। तो और हर टीम आप लोगों को पता ही है ये अराउंड अराउंड 7, जैसे 14 मैच हुआ करते थे इसके पहले, तो 7 मैचेस जो हैं वो होम ग्राउंड पर ही खेला करते थे। तो 7 मैचेस के थ्रू जो अर्निंग हुआ करती है उसकी 80% जो है वो होम टीम को ही मिल जाया करती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टिकट मैच करके कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है टीम्स के लिए। हालांकि दोस्तों टिकट बेच करके इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता कि वो 200 करोड़ रुपीस तक को कंपनसेट कर पाएँ, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि पर टीम एक मैच में टिकट्स के थ्रू जनरली 4 से 5 करोड़ रुपए ही अर्न कर पा रही होती है। हालांकि जो मर्चेंट बाकी चीज़ें हैं कि वेंडर्स वगैरह ये फूड बेच कर वगैरह, तो यहाँ से काफ़ी सारा पैसा और भी आ जाता है, बट ये कंपनसेट नहीं कर सकता 200 करोड़ रुपीज़ को। आप 3 से 4 करोड़ रुपये ही एस्टिमेट मान सकते हैं पर मैच में। तो ये उतना ज़्यादा नहीं है कि वो 200 करोड़ को कंपनसेट कर पाए। इसके अलावा दोस्तों जो ये टीम्स हैं ये मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट को सेल करके भी काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं। जैसे ये जनरली ये जो आप लोगों ने मैच में देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं वो चेन्नई की शर्ट्स पहन के आए हैं चेन्नई को सपोर्ट करने, या मुंबई की शर्ट पहन के आए हैं मुंबई को सपोर्ट करने। तो ये जो शर्ट्स होते हैं, ये जो मोबाइल कवर्स होते हैं, ये बैंड्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट,
जिन्हें सेल करके पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो पैसा होता है, जैसे सेट्स बेच करके जितना पैसा आया होता है, तो ये टीम्स के पास ही पैसा आता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी हद तक पैसा कमा लिया जाता है टीम्स के द्वारा, बट ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों फिर भी लिटिल बिट पैसा आ जाता है, तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो जाता है टीम्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोडक्ट में आप लोग ये देख सकते हैं, मोबाइल कवर है और भी जितने भी सारे बैग्स हैं, कई कई बार तो कैप्स आती हैं, बैग्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, इनके थ्रू आईपीएल टीम्स काफ़ी हद तक पैसा कमा लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनल चीज़ आती है, ये आती है कि फाइनली जो टीम्स जीतती हैं तो वो पैसा भी ये जो टीम ओनर्स के पास है, टीम्स के पास है, वो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बार 2022 की जो प्राइज मनी थी, वो विजेता टीम को 20 करोड़ मिलने वाली थी, रनर अप को 13 करोड़ मिलने वाले थे, और तीसरे स्थान मतलब जो सेकंड क्वालिफायर में हारा है उस टीम को 7 करोड़ मिलने वाली थी, और जो चौथे स्थान पर रहा है, मतलब पहले ही क्वालिफायर में हार चुका है, मतलब पहले ही क्वालिफायर में हारा, और तो उसको मिलने वाली, मतलब जो चौथे स्थान पर रहा होगा उसको मिलने वाले 6.5 करोड़ रुपीस। इसके अलावा और भी प्राइज ब्रेकअप्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो विजेता वाला जो प्राइज मनी होती है, ये 50% तो जो है वो रख लेता है टीम का ओनर। ठीक है, जैसे केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शाहरुख खान के पास आधी प्राइज मनी चली जाएगी, जो भी जीत रहा है। मान के चलो 20 करोड़ उन्हें मिले हैं, तो 10 करोड़ उनके पास चले जाएंगे डायरेक्टली, और 10 करोड़ जो है वो बाकी प्लेयर्स, जो टीम के प्लेयर्स होते हैं, उनमें इक्वली तरीके से डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि प्राइज मनी किस तरीके से ये जो टीम ओनर्स हैं ये पैसा कमा रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आईपीएल की प्राइज मनी है, यहाँ पर ऑरेंज कैप वाले को देख सकते हैं 15 लाख रुपीज़ मिलते हैं, पर्पल कैप वाले को भी 15 लाख रुपीज़ मिलते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन 12 लाख मिलते हैं, सुपर स्ट्राइकर वाले 15 लाख, परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन 12 लाख, इमर्जिंग प्लेयर 20 लाख, पावर प्लेयर 12 लाख, सबसे ज़्यादा छक्के जिन्होंने लगाए होते हैं 12 लाख, गेम चेंजर ऑफ द सीजन 12 लाख, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिल जाता है, वो मिल जाता है 5 लाख रुपए के अराउंड। ये प्राइज मनी मिल जाती है प्लेयर्स को, ये डायरेक्टली प्लेयर्स के पास ही जाती है। तो दोस्तों अगर प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए दोस्तों, तो ये प्लेयर्स को, जैसे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में एम एस धोनी जैसे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, तो इनको ज़्यादा सैलरीज मिलती है, और आईपीएल खेलना कुछ छोटे प्लेयर्स के लिए खुद की वैल्यू सिद्ध करने का एक मौका होता है, खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनाने का मौका होता है, और आईपीएल खेलना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है ना। और उनको जो सैलरीज मिलती हैं वो तो काफ़ी हद तक बेहतर होती ही हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो ये प्राइज मनी के अलावा जो बाकी सारी प्राइज मनी जैसी चीज़ें मिलती हैं, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं प्लेयर्स में, तो ये इनके लिए और एक मोटिवेशन का रीज़न हो सकता है ना। और वर्ल्ड वाइड जो फेमस हो जाते हैं प्लेयर्स, तो उनकी एक अलग ही सैलरी हो जाती है। तो ये रेपुटेशन के बेस पे जो तो रेपुटेशन के बेस पे जो आने वाले सीजन्स होते हैं, वहाँ पर और भी ज़्यादा सैलरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा लीग्स में खेल सकते हैं, तो आईपीएल में परफॉर्म करना उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्राइज मनी जो बाद में डिवाइड कर दी जाती है इक्वली प्लेयर्स में, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है प्लेयर्स को कि इस आईपीएल को जीतना है। तो ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है प्लेयर्स को कि आईपीएल को जीतना ही चाहिए, है ना। ओनर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्लेयर्स जीतें और वो मेहनत करें और अपनी टीम को अल्टीमेटली विन कराएं। और दोस्तों ओनर के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि टीम विन करेगी तो टीम की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, और उसको फिर नेक्स्ट ईयर में ब्रांड्स जो हैं वो और भी ज़्यादा आकर्षित होंगे, तो ब्रांड्स जो हैं वो और भी ज़्यादा वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एडवर्टाइज करने का मौका देंगे और ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे उस टीम्स को। तो फाइनली दोस्तों अपन कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि ये जो प्राइज मनी है ये प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाती है, और प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें मैच में और मैच जिताएं, ये प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी मोटिवेशनल वाली चीज़ है प्राइज मनी। बट क्या आप समझ पा रहे हैं कि आईपीएल के जो टीम्स के ओनर्स होते हैं, क्या उनके लिए ये प्राइज मनी उतनी ज़्यादा मैटर कर रही है, या फिर उनके लिए कोई रीज़न है कि वो अपनी टीम्स को विन कराने की कोशिश करें, या फिर टीम विन करे तो ये उनके लिए कोई मोटिवेशन वाली चीज़ है? क्योंकि 20 करोड़ रुपए तक की प्राइज मनी उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल सिद्ध नहीं हो रही है, जहां पर वो 200 करोड़ रुपए तक का स्पेंड कर रही है, जबकि टीम की ब्रांड वैल्यू हो रही है 2000 करोड़ के भी ऊपर। तो क्या ये जो ओनर्स होते हैं उनके लिए प्राइज मनी उतनी ज़्यादा मैटर कर रही है, या फिर ब्रांड वैल्यू? यहाँ पर आप काफ़ी सिंपली समझ पा रहे होंगे कि उनके लिए टीम्स का जीतना उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है, उनके लिए टीम की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस वजह से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि
और टीम की तो ये जो बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीम का जीतना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है मालिक के लिए, जितना कि ज़्यादा उस टीम की ब्रांड वैल्यू। और दोस्तों जनरली ये जो ब्रांड वैल्यू है ये कैसे इंक्रीज करनी है, ये टीम्स को प्रॉपर तरीके से पता होता है। जैसे कि शाहरुख खान या जैसे कि शाहरुख खान भी देख सकते हैं आप लोग, KKR की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में कई बार ये बहुत ही क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। इसी वजह से ये कई बार मैदानों पर आते भी रहते हैं, जिसकी वजह से टीम की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे पंजाब के ओनर प्रीति जिंटा है, तो ये भी अक्सर अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और ये भी अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं, तो टीम की एक तरीके से ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्रिटिकल एग्जांपल्स थे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये टीम के ओनर्स जो होते हैं या फिर प्राइवेट एंटिटीज, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक टीम ने अपने LIC जैसे चेन्नई ने अपने 5% शेयर जो है वो LIC को बेच दिए, तो इसमें इसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। तो प्राइवेट एंटिटीज या फिर जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे ये पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रीति जिंटा भी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाती हैं, या फिर SR के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके ओनर शाहरुख खान भी अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ाती हैं। और कई बार देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स जब टीम में होते हैं ना, तो ये भी अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स में होते हैं तो विराट कोहली अपनी टीम के ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से कई बार प्लेयर्स को टीम्स बड़े प्लेयर्स को परचेस करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स में MS धोनी अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, और उन्हीं की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसने $1 बिलियन का जो नेटवर्थ वो अचीव किया है। मतलब यूनिकॉर्न टीम बन गई है इंडिया की, फर्स्ट IPL टीम है। तो इसमें उनका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल रहा है। इसके अलावा दोस्तों IPL में जो मुंबई इंडियंस है, यहाँ पर रोहित शर्मा भी अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने वीडियो कंप्लीट देख ही लिया है, तो यहाँ पर आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि IPL का जो बिजनेस मॉडल है किस तरीके से काम कर रहा होता है, किस तरीके से BCCI जो इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है ये पैसा अर्न कर रही होती है, किस तरीके से ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो BCCI को पैसा पे करते हैं, और BCCI उस पैसे को पास ऑन भी कर देती है फ्रेंचाइजीज तक। तो इस तरीके से पैसा आता है। और IPL में जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो किस हद तक लालायित हैं IPL में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस करने में, है ना। और किस तरीके से चाइनीज कंपनी का भी इन्फ्लुएंस रहता है IPL पर, कि वो अगर ट्राई करते हैं, BCCI के द्वारा ट्राई किया जाता है कि चाइनीज कंपनी परचेस करें टाइटल स्पॉन्सरशिप, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, है ना। किस तरीके से जो एडवर्टाइजर्स हैं ये भी पैसा पे कर रहे होते हैं चैनल्स को कि IPL के दौरान उनका ऐड दिखाया जाए। हालांकि वो 10-10 मिनट 10-10 सेकंड के लिए 14-14 15-15 लाख रुपए तक देने को तैयार होते हैं। किस तरीके से प्लेयर्स पैसा कमा रहे होते हैं IPL के दौरान, वो अपनी रेपुटेशन बिल्डअप करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग बड़ी आसानी से ये भी समझ पाए होंगे कि IPL ओनर्स के लिए टीम की प्राइज मनी किस हद तक मायने रखती है, या फिर ब्रांड वैल्यू उनके लिए किस हद तक मायने रखती है ना। क्यों बड़े बड़े प्लेयर्स को कई बार कंपनी छोड़ना नहीं चाह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वाले वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये IPL का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि किस तरीके से ये ब्रॉडकास्ट होते हैं, और ब्रॉडकास्टर से पैसा अपना पे कर रहे होते हैं ये गवर्निंग बॉडी को। किस तरीके से IPL शुरू हुआ, आप लोगों को यहाँ पर ये भी आइडिया मिला होगा, है ना। और किस तरीके से MS धोनी या फिर रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली अपनी टीम के ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और किस हद तक ये इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी टीम की या फिर अपनी टीम की अर्निंग के लिए, या फिर अपनी टीम के ओनर्स की अर्निंग के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से पता चल गई होंगी। मैंने आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर भी कर दिए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी कमी रही, या फिर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। एंड दोस्तों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है पूरे ही IPL के फ्रेंचाइजीज में। एंड वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हालांकि आप लोगों ने हो सकता है पहले ही कर दिया हो। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।